अच्छा जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो क्लास है और जो कल की क्लास, हमारी ये दो क्लासेस हैं लास्ट, जिसमें हमने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कवर करना है। एंड आफ्टर दैट हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड उसकी पोस्ट कंप्लाइंसेस को देखना है। ठीक है, तो अभी बेसिकली थोड़े से मैं भी लेट आया हूँ और स्टूडेंट्स भी लेट आए हैं, तो थोड़ी सी 15-20 मिनट आधा घंटा क्लास एक्सटेंड हो सकती है ताकि इसको कवर कर लिया जाए। अच्छा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर जो है वो इट्स वेरी सिंपल। एंड इसके लिए जो है आपको इसकी वेबसाइट है kcci.com.pk, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, इसके फॉर्म्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है कि आपने कैसे जो है मेंबरशिप अवेल करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सभी हम देखेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर्म को कैसे फिल करना है और उसकी फीस क्या है, इसका एक ड्यू प्रोसेस क्या है, वो सब मैं अभी आपको बता दूँ। कोई भी बिजनेस हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप पे हो, पीवीटी पे हो, अगर आपने चैम्बर की रजिस्ट्रेशन लेनी है, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद केसीसीआई इन कराची। ठीक है, मेंबरशिप आपने न्यू मेंबरशिप पे इसको क्लिक किया। एंड ये एक इसकी इन्होंने रिक्वायरमेंट आपको बताई हुई है कि हाउ टू बिकम अ मेंबर। एंड ये जब हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको बेहतर तरीके से नजर आ जाएगा कि आपने कैसे जो है इसकी रिक्वायरमेंट जो है इसको फुलफिल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसका देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है। और रिक्वायरमेंट में उन्होंने बताया कि जी आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये आप देख सकते हैं क्या, कैपिटल लेटर्स में आपने फॉर्म को फिलअप करना है। और आप इसको हैंड रिटन राइटिंग में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग भी कर सकते हैं, अच्छा टू यू, बट इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। अच्छा जी, अदर देन दैट फॉर्म को, जो इसका मेंबरशिप फॉर्म जो आप अभी फिल करेंगे, उसको आपने प्रपोजर और सेकेंडर से भी टेस्ट करवाना है, जो ऑलरेडी चैम्बर के मेंबर हो, वैलिड मेंबर हो। तो आपने उन दो बंदों से, उन दो मेंबर से अपने फॉर्म को अटेस्ट करवाना है। ठीक है सर, वो तो देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेंबरशिप करवानी है, तो मैं अपने सर्कल में देखूंगा कौन चैम्बर का मेंबर है, तो फिर मैं उसके पास जाऊंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज़ मैं मेंबरशिप ले रहा हूँ, तो आप इसको जो है अटेस्ट कर दें। वो अपने सिग्नेचर कर देंगे, उस टाइम कर देंगे, that's it। और मेंबरशिप नंबर इस पे इनपुट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये स्पेसिमेन कार्ड इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है। स्पेसिमेन कार्ड बेसिकली सिग्नेचर स्पेसिमेन कार्ड है, तो जिसको भी आप ऑथराइज करेंगे कंपनी से या बिजनेस से, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रिप्रेजेंट करेगा आपके बिजनेस को, तो आप उसके सिग्नेचर, उसकी डिटेल इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्म शुड नॉट हैव वाइटो मार्क्स और कैंसिलेशन मार्क्स। अच्छा जी, जो इसमें रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है जी? सबसे पहले तो जो भी आपका बिजनेस की लीगल स्टेटस है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है एंड प्राइवेट लिमिटेड है, आपने सबके सीएनआईसीस को एक पेपर पे प्रिंट करना है। ठीक है, उसी पेपर पे फ्रंट एंड बैक दोनों थोड़े से एनलार्ज साइज में आपने करना है, और उसको प्रिंट करके उसी के नीचे आपने ओरिजिनल सिग्नेचर अपने कर देना है एज पर द सीएनआईसी। ठीक है, चाहे अब आप प्रोप्राइटर हैं, अगर 10 पार्टनर्स है तो 10 के 10 करेंगे। ठीक है, अगर 3 है तो 3 करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो जो है आपने अटैच करना है इसके साथ। ओरिजिनल जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, वो आप इसको अटैच करेंगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अच्छा जी, एनटीएन बिजनेस का एनटीएन आप इसमें अटैच करेंगे साथ, और इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अटैच करेंगे। अब चाहे वो कोई भी बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, पीवीटी है या पार्टनरशिप है, आपने उसके रिटर्न और एनटीएन अटैच करने हैं इसके साथ। और जो ऑथराइज पार्टनर या ऑथराइज ऑफिसर होगा, जिसको आपने ऑथराइज किए है चैम्बर में, उसकी आपने एक रिसेंट वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ जो है, वो भी इनको प्रोवाइड करनी। अच्छा जी, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आपका जो एनटीएम पे एड्रेस हो, वो आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट से जो है वो सिमिलर हो। तो वो आपने चीज़ को चेक करना है और फिर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अच्छा, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, आपकी लीगल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो उन्हें देख लें, आपसे कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड मांगी है, तो आपने वो भी नोटराइज करवा के इसकी कॉपी आपने इसके फॉर्म के साथ जमा करवानी है।
अगर आपकी पीवीटी कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपने वही मेमोरेंडम आर्टिकल्स, कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 29 जो भी आपके पास ओरिजिनल होगा उस वक्त लेटेस्ट, वो आपने उसके साथ अटैच कर देना है। और इसकी जो मेंबरशिप फी है वन टाइम दैट इज 10,000 रुपीज। वो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप इसको जो है पे ऑर्डर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप डिपॉजिट के थ्रू भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं वहीं पे बैंक के जो इनके शेड्यूल बैंक है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इनका जो ईयर है जो इनका चलता है, बेसिकली जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर है जुलाई टू जून, इनकी जो मेंबरशिप ईयर है वो बेसिकली मार्च मार्च टू मार्च चलता है, अप्रैल टू मार्च चलता है। ठीक है, तो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाते हैं जो भी आपका एक साल के लिए मेंबरशिप आपको ये लोग अलॉट करते हैं, वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। रिन्यू के लिए भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक एप्लीकेशन अपने लेटर हेड पे देंगे, साथ में मेंबरशिप सर्टिफिकेट की कॉपी एंड अलॉन्ग विद 6,000 रुपीज आप वहाँ पे डिपॉजिट करवा के इनको जमा करवा देंगे, वो आपकी ये रिन्यूअल हो जाएगी चैम्बर की। ठीक है। अच्छा जी, ये इसका फॉर्म है। और जिसकी, अच्छा देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली मैं आपको बताऊं इसका जो मेन यहाँ पर जो इस वक्त मैं आपको कह लूँ कि बेनिफिट है या इसका रिक्वायरमेंट है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरनेशनल फर्म से या इंटरनेशनल किसी बिजनेस से जब आप कोलैबोरेट करते हैं या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कि आप अपने कंसर्न सिटी के या कंसर्न कंट्री के चैम्बर से रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो क्या करती है, वो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को एनहांस करती है कि ये अपने चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आप समझ लें कि करप्शन वाला मामला हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है, तो एक उनके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है कि आपका ये मेंबर था, चैम्बर से रजिस्टर्ड है, इसने ये सारा काम कर दिया, तो भी इसकी कंप्लेन वहाँ पे लॉन्च हो सकती है। तो वो लोकली जो है लॉज आपके पास अवेलेबल है, उनको जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली जैसे हमारी डिफरेंट बिजनेस है, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब वो हर बंदा शॉप बाय शॉप तो जाके नहीं बोल सकता गवर्नमेंट को कि यार मेरा ये प्रॉब्लम आप इसको रिजॉल्व कर दें। ऑब्वियसली चैम्बर ही होती है, जब आप अपने, जिस तरह मैं अभी बात करूं कि आप अपनी कंपनी से किसी को ऑथराइज करेंगे, तो वो ऑथराइज इसलिए करते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर साल। तो उस इलेक्शन में अगर आप वो इलेक्ट हो जाते हैं उनके बोर्ड में, तो आपके पास एक समझ लें एक अपने पूरी एक पीछे यूनियन की एक अपना जो भी आपका बिजनेस सेक्टर है उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। ठीक है, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है आप चैम्बर को बता सकते हो, चैम्बर पे आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट से निगोशिएट कर सकती है। इसका सेकंड बेनिफिट ये है। ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट है क्रेडिबिलिटी एनहांस होती है, दूसरा मेन मेजर इसका ये कह लें कि प्रॉब्लम जो आपकी है बिजनेस सेक्टर की, वो आप अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड देन फिर चैम्बर आगे से गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकती है। तो आपकी जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, ये देख लें शॉप्स की या डिफरेंट जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, वो सब चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, और उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर से ही नेगोशिएट कर रहा होता है सबके बिहाफ पे। बेसिकली इसका ये एक बेनिफिट्स हैं थोड़े। बाकी इसके लिए देखें ना, अब इसमें अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक चीज सामने है कि अगर किसी को उम्रा सॉरी सऊदीया का मल्टीपल बिजनेस वीजा चाहिए, उसके लिए चैम्बर की रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ठीक है, काफी सारे बेनिफिट्स हैं, वीजा से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, वो चैम्बर से रजिस्ट्रेशन आपसे मांग लेंगे। ठीक है जी, ये इसका फॉर्म है, आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो बिजनेस एंटिटी है वो कॉर्पोरेट मेंबर है या एसोसिएट मेंबर है। कॉर्पोरेट मेंबर की इन्होंने रिक्वायरमेंट बता दी है कि या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस हो, या ब्रांच ऑफिस हो, या वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, और या ऐसा बिजनेस हो जिसका टर्नओवर जो 50 मिलियन या उससे ज्यादा हो, वो कॉर्पोरेट मेंबर है। तो आपने इसको, जाहिर बात है जो भी आपका बिजनेस आप रन कर रहे हैं आपको पता होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है या नहीं है, आपका टर्नओवर 50 मिलियन से अबव है या नहीं है। तो जो इसमें फॉल करते हैं क्राइटेरिया में, वो कॉर्पोरेट मेंबर में जाएंगे, और जो नहीं करते वो एसोसिएट मेंबर में इसको टिक करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वेरी सिंपल, आपने अपने कंपनी फर्म या बिजनेस का यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना है, उसका एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है, टाउन, पोस्टल कोड, और जब स्टैब्लिश आपका हुआ है, जिसमें मसला ये होता है कि जी जो प्रोपाइटर वाले जो हजरात हैं प्रोपाइटरशिप में जिनका बिजनेस है, वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई डेट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, जैसे पार्टनरशिप डीड में होता है या कंपनी इनकॉर्पोरेशन में होता है। वो क्या करें कि वो अपना 181 जो जब उन्होंने बिजनेस ऐड किया होता है, वो देख लें कि वो डेट क्या है।
तो वो इशू डेट वहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं अपने बिजनेस की, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एनटीएन नंबर आपने मेंशन करना है। अगर आपके पास एसटीआरएन नंबर है तो आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, पीवीटी है, पब्लिक लिमिटेड है, एओपी है, ये आपने बताना है। ठीक है। उसके बाद आपके जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके यहाँ पे पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, नेम, उनकी नेशनैलिटी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अगर आपकी कोई हेड ऑफिस के अलावा अगर आपकी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पे भी उसको मेंशन कर सकते हैं कि हमारी ये ब्रांच है, चाहे वो पाकिस्तान में या अब्रॉड में, तो आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा जी, नेचर ऑफ बिजनेस आपने मेंशन करनी है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कर देंगे इंपोर्टर, मैन्युफैक्चर, सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज में हैं तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कौन सी सर्विसेज है, ट्रैवल है, ट्रेडर है, क्या है, वो सब आपने कर देनी है यहाँ पे मेंशन। अच्छा जी, जिसको आप, जिस ऑफिसर को या पार्टनर को या प्रोपाइटर को, जो भी आप ऑथराइज करेंगे, जिनको भी, देख लें लिखा हुआ नेम ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर इलेक्शन। ठीक है। तो जिनको भी आप करेंगे आप उनका यहाँ पे कंप्लीट नेम, उनका फर्म या कंपनी में उनका डेजिग्नेशन एंड उनका सीएनआईसी नंबर। ठीक है। और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पर आपने सिग्नेचर भी करवा देना है। बस देख जी 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 जी, मेंबरशिप फॉर्म में आप उनको बता देंगे मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन है इलेक्शन के लिए। जी बिल्कुल। इलेक्शन में बेसिकली जो कंटेस्ट कर सकता है, हाँ कंटेस्ट करेगा बेसिकली, ये उसके लिए ही है। ठीक है। वो कंटेस्ट जो कर सकता है वो बंदा, वो आपकी कंपनी से कौन होगा वो आपने मेंशन करना है। ठीक है। और आप उसको कंटेस्ट करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, सब ठीक है। जरूरी है इसको करना, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक बंदे का नाम जरूरी है, मैंडेटरी। अच्छा जी, इसके अलावा ये डिक्लेरेशन है बेसिकली, ये आपको पता है फॉर्म में ये डिक्लेरेशन इन्होंने दी हुई होती है, और उसमें आप डेट मेंशन करेंगे। और यहाँ पर भी जो है आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या सीईओ, अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का डिफरेंट है, उसको ऑथराइज नहीं किया आपने, यहाँ पे वो सिग्नेचर करके कंपनी की स्टैंप या बिजनेस की स्टैंप यहाँ पे एम्बोस। ठीक है। नहीं, ये जस्ट आपने सिंपल पेपर पे प्रिंट करना, इसी को आप प्रिंट कर लेंगे। अच्छा। अच्छा जी, अदर देन दैट वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि प्रपोजर और सेकेंडर से आपने टेस्ट करवाना है। ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस, ऐसी फर्म जो कि ऑलरेडी वैलिड मेंबर हो केसीसीआई की, उससे आपने ये उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से आपने सिग्नेचर करवाने हैं, मेंबरशिप नंबर आपने इनपुट करना है, और बिजनेस या कंपनी नेम आपने यहाँ पे करना है। ठीक है। स्टैम्प भी लगेगी उसकी, आपने प्रपोजर से भी एंड सेकेंडर से भी। अच्छा जी, ये वही डॉक्यूमेंट मेंशन है जो फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया था क्या रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वो आप देख लेंगे। बाकी मेंबरशिप फी है 10,000 रुपीज, और ये आपने पे ऑर्डर ऑनलाइन या बैंक डिपॉजिट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये आपका स्पेसिमेन कार्ड है, जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप होगी। सबसे पहले तो आपने बिजनेस नेम, एड्रेस, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की आपने फोटोग्राफ को पेस्ट कर देना है यहाँ पे विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम, स्टेटस, एनआईसी नंबर, सिग्नेचर अलॉन्ग विद द स्टैम्प इन दिस बॉक्स। ठीक है। इसके अलावा जो आपके दूसरे पार्टनर्स या डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, आपने उनके नाम यहाँ पे मेंशन करने हैं और उनके सिग्नेचर्स आपने आगे करवाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका फॉर्म फॉर प्रोविजन सर्टिफिकेट है बेसिकली। जब आप फॉर्म जमा करवाते हैं केसीसीआई में, तो वो आपको विद इन 3-4 डेज आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉट कर देते हैं। ठीक है। और विद इन 1 मंथ आपकी वो वेरिफिकेशन करने के बाद सारी चीज़ों की, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, तो आपको एक परमानेंट जो आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो इशू कर देते हैं। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपने बिजनेस कंपनी नेम और डेट, नीचे नेम एंड सिग्नेचर कर देना है। पीएम नंबर आपने छोड़ देना, ऑब्वियसली वो खुद ही इसमें इनपुट करेंगे। तो आपने ये इसको सिर्फ पेयर पेपर पे प्रिंट करने तीनों पेपर्स, और इसकी फिलअप करके इसको आपने वहां पे अलॉन्ग विद द पेमेंट जमा करवा देना। ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। इसका कोई ऑनलाइन एक्सेस नहीं है या कोई पोर्टल नहीं है, इस पर आपने करना है। जस्ट आपने प्रिंट करना है और इसको आपने अलॉन्ग विद द पेमेंट वहां पे जमा करवाना है। ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस है बेसिकली, ऐवान तिजारत, हबीब बैंक प्लाजा की बैक साइड, शायद आप लोगों ने देखा हो।
तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एड्रेस इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख लें। कॉन्टैक्ट, ये एड्रेस आ रहेगा ना तजारत, सीरी वाटर्स। ये देखिए, मेंबरशिप जो है ये कोई भी बिजनेस करवा सकता है, चाहे प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस हो, चाहे पीवीटी पे हो, चाहे पार्टनरशिप पे हो। तो ये बेसिकली चैम्बर से रजिस्ट्रेशन करवाना, अगर किसी को लगता है कि जी मैं मुझे करवा लेना चाहिए तो करवा सकते हैं। अगर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं किसी कंपनी के साथ, किसी बिजनेस के साथ, तो वो आपसे जरूर रिक्वायर करेंगे, तो फिर आपको ये करवानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि जी अगर आप समझते हैं कि जी मैं इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हूँ कि मुझे सब जानते हैं, मेरी पूरी मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस सेक्टर में, तो मैं अपनी फर्म को रजिस्टर करवा के वहाँ पे कंटेस्ट कर सकता हूँ इलेक्शन, और अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकता हूँ थ्रू गवर्नमेंट। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा हुआ है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए करवाना है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैंक रिक्वायरमेंट मांगती है कि आप केसीसीआई की रजिस्ट्रेशन लेकर है, अदरवाइज फिर वो जीडी क्लियर नहीं होती आपकी। काफी सारी इसकी रिक्वायरमेंट आपको डिफरेंट स्टेजेस पे आपको जरूरत पड़ती है। नहीं, हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आपने फॉर्म कंप्लीट फिलअप किया हुआ है, कोई गलती नहीं है, प्रपोजल सेकेंडर से भी आपने करवाया हुआ है। आप फॉर्म लें और जमा करवाएं अलॉन्ग विद द पेमेंट, इंशाल्लाह ये हो जाए, इसमें कोई इशू नहीं। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैंने उसको देख लिया। लेटेस्ट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सर मैं कोई 50+ करवा चुका हूँ, आज तक नहीं दिए थे सर। हैरत की बात है, मैं हमेशा 1 साल की करवा लगा के साथ इसको हम लोग भेजते हैं, कभी नहीं भेजे 3 साल। इन्होंने लिखा हुई है लेटेस्ट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आप इनको ये पढ़ाएं क्या लिखा हुआ आपने। हो सकता है आपने कोई पिछले साल की भेज दी उसे, 2022 का आपने भेज दिया। वैसे तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने आज तक 3 इयर्स के रिटर्न नहीं भेजा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है सबको ही? तो फिर आगे चलें सब कंपनी की तरफ। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा जी, आज का जो मेन इस कॉर्पोरेट का बेसिकली आप समझ लें जो पार्ट है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का है। ये थोड़ा सा लेंदी भी है, क्योंकि इसमें आज हम जो कवर करेंगे वो थ्योरी कवर करेंगे। बेसिकली कंपनी क्या होती है, कंपनी की कितनी टाइप्स हैं, काइंड्स क्या हैं, और कंपनी के ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब सब आज हमने पढ़ना है। क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी आपने फॉर्म करनी है। तो कंपनी फॉर्मेशन इटसेल्फ, अगर आप उसको एसईसीबी की वेबसाइट पे जाके करने जाएं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी बैकएंड की नॉलेज वो ना आपके पास मैंडेटरी है। तो आज जो थोड़ी सी जो क्लास हम बात करेंगे वो सारे थ्योरी पे बात करेंगे, ताकि वो आपको पता हो कि कंपनी के पीछे जो कंपनी लॉ है उसकी प्रोविजंस क्या है प्रोविजन जो उसके, वो कैसे जो है एप्लीकेबल होती है कंपनी पे। ठीक है। सो बेसिकली पाकिस्तान में आपको पता है कि राइट नाउ जो इस वक्त इन्फोर्स है कंपनीज एक्ट, वो 2017 का है। ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2017 से पहले हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1984 का, जो कि 84 से लेके 2017 तक इन्फोर्स है। और उसमें आप देख लें हमारी पाकिस्तान के जो मेजर चंक है कंपनीज का, वो 84 के ऑर्डिनेंस के तहत ही रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है। और 17 के बाद जब आपके पास ये एक्ट आया है डिफरेंट, इसमें हमारे पास ये समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इम्प्रूव हुई हैं। जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी ऑर्डिनेंस में, वो सब इसमें इम्प्रूव की गई हैं। और डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी इस पे जो है काम किया गया है। अभी
15 फैब को भी इन लोगों ने एक नया पोर्टल जो इंट्रोड्यूस किया अपना, इम्प्रूव्ड। और एसईसीबी की अब सारी फाइलिंग जो है उसी पोर्टल के थ्रू होती है। तो हमारे पास इस वक्त जो है कंपनीज एक्ट 2017 है, और ऑलमोस्ट उसके कोई एक्ट के 515 एंड 20 सेक्शंस हैं, जो कि कंपनी के जो प्रोविजंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कंपनीज पे एप्लीकेबल है। वो क्या आपने कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, डायरेक्टर्स कौन है, ऑफिसर्स कौन है, कैपिटल के मामला, जो भी सारे मामला हैं वो सब इसके अंदर मेंशन है। अब आपको पता है कि जब कम एक्ट इन्फोर्स होता है कंट्री में, जो किसी भी सेक्टर के लिए, तो उसके साथ रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ताकि पता चले कि जी प्रोसीजर क्या है। अब पता तो चल गया हमें जी के कंपनीज एक्ट में ये 4-5 कंपनीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब उन टाइप्स ऑफ कंपनीज का क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या उसके साथ साथ हमें जो है चीज़ों को देखना है, तो सब रेगुलेशंस जो है वो आपको थॉरो प्रोसीजर बताते हैं कि आपने कैसे जो है फाइल करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, हमारे पास जो राइट नाउ कंपनीज इनको जो कंपनीज रेगुलेशंस हैं वो 2024 के हैं, जो कि 15 फैब को इन्होंने इन्फोर्स किए। उससे पहले हमारे पास जो कंपनीज रेगुलेशन थे 2018 के थे, और हम उन्हीं पे ही सारी चीजें अपने रिलाई कर रहे थे। तो अपडेटेड हमारे पास इस वक्त जो लॉ है, जो आपने माइंड में रखना है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2017। और अगर आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, प्रोसीजर को देखना है कि आपने फॉर्म कैसे फाइल करना है अलॉन्ग विद विच डॉक्यूमेंट्स, तो आपने कंपनीज रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है, जी 2024 को। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये आप सबको पता है कि ऑब्वियसली कंपनीज को जो रेगुलेट करता है, हमारे पास अथॉरिटी अवेलेबल है, वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एसईसीबी। और ये 1997 में इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था, इस रेगुलेटर को। और जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो पीवीटी है, एसएमसी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, एनजीओ एनपीओ जो इस कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वो सब जो है एसईसीबी उसको रेगुलेट करता है। एसईसीबी का मेन हेड ऑफिस जो है जी इस्लामाबाद में है, और उसके डिफरेंट जो है 9 रीजनल ऑफिस हैं, जिसे आप सीआरओ कहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वो ये डिफरेंट सिटीज में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद, कराची, सक्कर, लाहौर, मुल्तान, ये आपके पास ऑफिस अवेलेबल है सीआरओ। कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट जो होती है वो इस्लामाबाद से ही होती है। उसके बाद डिफरेंट कंप्लाइंसेस होती हैं, पोस्ट कंप्लाइंसेस, या अगर आपने कुछ इवेंट बेस्ड फाइलिंग करनी है, वो सब आपके रीजनल ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उसको डील करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली कंपनी, काफी हमने वर्ड सुना, काफी अर्से से सुनते हुए आ रहे हैं कि जी कंपनी क्या है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है, वो एक प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को भी कंपनी बना देते हैं। ये मेरी कंपनी है, बेसिकली प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप एक फर्म, आप उसे कहते हैं फर्म, और कंपनी जो है वो डिफरेंट होती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपनी को कंपनी की कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरली अगर बात की जाए तो जी, अगर पाकिस्तान के वाले से बात करें, एक लीगल एंटिटी होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर। और उसका स्टेटस भी जो है वो सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। और एक जाहिर बात है, जब वो सेपरेट लीगल स्टेटस होगा तो उसको कोई सू भी कर सकता है, और वो किसी को भी सू कर सकती है। ठीक है, वो अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से, अपने ओनर से सेपरेट होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोपाइटरशिप का बिजनेस है, वो बिजनेस भी उसी ओनर का है जो उसमें प्रोपाइटर है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो उसके साथ अटैच है। आज आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की अंडर कंपनीज एक्ट 2017, उसका सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर्म हो गया। ठीक है, वो एक सेपरेट उसकी चीजें चलेंगी, आपकी इंडिविजुअल बेसिस पे सेपरेट चीजें चलेंगी। तो कंपनी इटसेल्फ एक समझ में एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल बन जाती है, जो सारे काम जो है एज ए ह्यूमन अगर करें, कि उसके नाम पे आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, अब वो किसी को सू भी कर सकती है, डिफरेंट जितने भी मैटर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कंपनी इटसेल्फ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, वो सारी चीजें ये कर सकती है। अच्छा, जो वही फीचर्स ऑफ कंपनी के, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी हम इसको क्यों कह रहे हैं। क्योंकि एक ये आर्टिफिशियल इंडिविजुअल आप कह लें, इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह लें, कि जिसपे आप फ्रीली जो है सारे काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस में भी जा सकते हैं, और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी आप ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। तो सब कंपनी जो है वो आपके शेयर होल्डर्स के, मेंबर्स के बिहाफ पर सारे काम कर सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसका जो फीचर है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि कंपनी की जो लाइफ है वो उसके मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है।
कि अगर उसके शेयर होल्डर उसके मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद। ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स की अगर डेथ हो गई है, किसी भी शेयर होल्डर की मेंबर की अगर डेथ हो गई है, तो कंपनी अपनी जगह स्टैंड है, और कंपनी के जितने भी मामलात हैं वो सब चलते रहेंगे। कंपनी कोई बंद नहीं होगी, कंपनी को कोई बंद नहीं कर सकता, वाइंड अप नहीं हो सकती, कंपनी के एसेट को सेल आउट नहीं कर सकता। कंपनी इटसेल्फ अपनी जगह पे रहेगी, और कंपनी के जितने भी मैटर्स हैं जैसे पहले चल रहे थे उसके साथ, मेंबर्स के साथ, उसी तरह वो उसके साथ चलते रहेंगे। ठीक है। तो इससे मेंबर्स की डेथ से या किसी ऑफिसर की डेथ से कंपनी की जो आप ये समझना जो लाइफ है वो एंड नहीं हो सकती। अगर आपने कंपनी बंद करनी है या कंपनी को क्लोज करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वाइंड अप का। या तो आप थ्रू कोर्ट जा सकते हैं, या आपके पास स्पेशल जो प्रोसीजर अवेलेबल है एससीसीबी का, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को आप किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते, ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो सकती। राइट। अच्छा जी, कंपनी में आपको पता है बेसिकली शेयर्स होते हैं। आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 शेयर हैं, अब इट्स अप टू मी। मैंने 2,000 शेयर आपको दे दिए, 3,000 आपको दे दिए, 4,000 आपको दे दिए, तो आप उसमें शेयर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। शेयर ट्रांसफर करने का मतलब है कि आप ओनरशिप अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लाइबिलिटी जो है कंपनी में वो लिमिटेड होती है। जैसे कि हमने पार्टनरशिप में बात की थी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के तहत जो हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करते हैं, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उसमें किसकी? पार्टनर्स की। ठीक है। यहां पर भी जो बात की जा रही है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की बात की जा रही है कि उनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है। कंपनी की इटसेल्फ लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, ये बात आप याद रखिएगा। मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि ओनर ने सब्सक्राइब की है। तो ये लॉ उनको बैक करता है, उनको बेनिफिट देता है कि आपकी जो लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन कंपनी के पास अगर कोई एसेट है, जितने भी एसेट्स हैं, अगर कोई उनके पास इंसॉल्वेंसी हो जाती है, बैंक्रप्सी हो जाती है, तो कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे सबसे पहले सेल आउट वो होंगे। उसकी कोई लिमिट नहीं, उसका कोई थ्रेशोल्ड अवेलेबल नहीं है कि कंपनी ने जो है फॉर एग्जांपल 10 करोड़ के एसेट्स हैं, और उनकी लेट सपोज 11 करोड़ रुपए की इंसॉल्वेंसी होगी, लेट सपोज उन्होंने लोन लिया हुआ था, कुछ भी हुआ और वो पे ऑफ नहीं कर सक रहे, तो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो सब सेल आउट होंगे। उसमें कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं है कि आपने जो है कंपनी की इतनी लाइबिलिटी थी, तो आप जो है 3 लाख से ज्यादा के जो हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। वो इन केस ऑफ मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि कंपनी इटसेल्फ हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होती है। मेंबर्स उसके जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इज दैट क्लियर? वही सब बातें जो भी मैंने आपको बताई, डिस्कस की है। ये देख लें, लिमिटेड लाइबिलिटी डज नॉट प्रोटेक्ट कंपनी एसेट्स। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली कंपनी है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज भी हैं कि हम कौन कौन सी कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है, आप किस तरीके का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं, उस हिसाब से जो है आपने कंपनी के टाइप को जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कंपनी में जो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें जो कंपनी जो है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय गारंटी। गारंटी का क्या मतलब है? जब ओनर्स या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो उस वक्त मेमोरेंडम में कंपनी के अंडरटेक करते हैं, गारंटी देते हैं कि जिस दिन ये कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं इतना अमाउंट जो आपको गारंटी करता हूं कि मैं पे करूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स अपने मेमोरेंडम में कंपनी के अंडरटेक करते हैं कि मैं दिस एक्स वाई जी अमाउंट आपको दूंगा जब ये कंपनी जो है वाइंड अप होगी, जस्ट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। सो ऑब्वियसली जब कंपनी फॉर एग्जांपल आपने कंपनी की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, कहाँ से करेंगे आप? और फॉर एग्जांपल आपने कंपनी की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, अब एग्जांपल दे देता हूँ। कंपनी अकाउंट में लेट्स सपोज इतने पैसे ही नहीं है, 50 लाख रुपए बिल भी रहते हैं, कौन पे करेगा? तो मैंने लेट्स सपोज मैंने आपने इन्होंने 3 बंदों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, और उन्होंने कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की थी हमने अंडरटेक किया था कि 10 लाख मैं दूंगा, 10 लाख आप देंगे, 10 लाख आप देंगे। वो 10 लाख अब आपने मुझे, मैंने और आपने देने।
जी, एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपको दिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो कंपनी के ओनर्स होंगे नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो आगे मैं भी बात आपको बताऊंगा। वो बेसिकली सिंगल मेंबर जो कंपनी है ना, पीवीटी पब्लिक कंपनी, वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की काइंड टाइप्स है। ठीक है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बेसिकली वो कंपनीज होती है जो 99% एनपीओज है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती है लिमिटेड गारंटी में। ठीक है। जिनका मकसद जो होता है कि हमने प्रॉफिट नहीं अर्न करना, हमने चैरिटेबल या कोई वेलफेयर के लिए काम करना, तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आप बनाती है। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? हाँ, इसमें आपने ये चीज देखें, ये देखें, मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर्स इन एमओए। ठीक है। अमाउंट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंड अप होगी कंपनी, तभी आपने वो अमाउंट देनी है। इनकेस अगर वो आपकी लायबिलिटी अगर इतनी ज्यादा एक्सीड कर रही है कंपनी के एसेट से, तो फिर आपने वो जो आपने अमाउंट गारंटी किया था वो आपने पे ऑफ करना है। ठीक है। तो मेंबर्स की लायबिलिटी यहां तक लिमिटेड है। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड टाइप ऑफ कंपनी वी हैव इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा जी, आपको पता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में का मतलब है कि वो कंपनी जिसमें शेयर्स हो। ठीक है। अब वो शेयर्स हो, तो इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। अब वो कंपनी मैंने इनकॉर्पोरेट की, लेट्स सपोज उसमें 10,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है। कितने हो गए सर ये? 1 लाख रुपए। ठीक है। 10 लाख रुपए। और ये मैंने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट आ गई। ठीक है। अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो 10 लाख तक की लिमिटेड है। ठीक है। अब कंपनी ने जो है बिजनेस रन किया, कंपनी ने बड़ा सक्सेसफुली बिजनेस रन किया, और कंपनी के शेयर की वैल्यू लेट्स सपोज 100 रुपए से 110 रुपए हो गई। ठीक है। 100 रुपए तो मैं पेमेंट कर चुका हूँ ना शेयर की। कितनी मेरी रिमेनिंग रहेगी पेमेंट? 10 रुपए एक शेयर की अगर मैं बात करूँ। ठीक है। अब वो मेरी जो लाइबिलिटी है वो इस 10 रुपए पे है। ठीक है। लेट सपोज मैंने 10 लाख रुपए के शेयर लिए। ठीक है। अब शेयर की वैल्यू इंक्रीज हुई, अब मेरे शेयर की जो वैल्यू बनती है वो 11 लाख रुपए की है। मैं 10 लाख रुपए ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। अब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है, तो अगर कंपनी को अगर मैंने पेमेंट करनी है, तो मैं लायबल हूँ 1 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए। मैं 1 लाख से ज्यादा पेमेंट नहीं करूंगा। जी बिल्कुल। ये थोड़ी सी माइंड में आपकी बात आई, थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आई थोड़ी सी ये बात? आपको समझ में आई? नहीं? अच्छा जी। अच्छा, ये पढ़े, मेंबर्स लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द अनपेड फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द मेंबर्स। मैंने शेयर सब्सक्राइब किए कंपनी के, और मैंने पेमेंट जो है कंपनी के अकाउंट में कर दी अपने शेयर्स के हिसाब से। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मेरे पास 10,000 शेयर है, तो मैंने 100 रुपए का एक शेयर था जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो मैंने 10 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। मैंने पेमेंट कर दी 10 लाख रुपए की। अब आपको ये भी पता है कि जब कंपनी काम करती है सक्सेसफुली, अगर ऑपरेशन उसके चलते हैं, तो कंपनी की जो शेयर की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ऑब्वियसली जैसे भी कंपनी का ऑपरेशन है। अब लेट सपोज कंपनी के ऑपरेशन अच्छे थे, कंपनी की जो शेयर की वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू की बात करें, इंक्रीज कर गई। ठीक है। वो 100 रुपए से 110 रुपए हो गई। अब मैं तो 100 रुपए पेमेंट कर चुका था ना कंपनी को, मैंने 10 रुपए पेमेंट नहीं की। अब मैं जो लाइबल हूँ अपनी लाइबिलिटी के हिसाब से, सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से मैं लाइबल हूँ, मैं उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करूंगा। फेयर वैल्यू अगर बढ़ती है तो जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्रीज हो जाती है। हाँ, उससे पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेंगे सर। आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। कंपनी लिमिटेड कंपनी है तो जी। शेयर चल रहे थे उसके तकरीबन 8 रुपए 12 रुपए। ठीक है। अगले दिन हमने कितने पे चल रहे थे? 12 रुपए में चल रहे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो नीचे चली गई, और अब जो है मार्केट में 0.15। उस सूरत पे क्या हो? कुछ भी नहीं होगा सर, लॉस हो गया ना, डूब गया पैसा। तो क्या होता है, वो लॉस इसी तरीके से होता है, और क्या होता है कि शेयर की प्राइस गिर गई। यही होता है ना।
जब आप शेयर परचेज करते हैं आप कहते हैं कि जी 6 महीने बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाता, उल्टा 50% नीचे जाता है, तो आप क्या कर दें? कुछ कर दें आप हाथ ऐसे साफ करते हो, सब्र करते हो, कुछ भी नहीं कर दो, यही होता है। शेयर होल्डर देखिए, ओनर्स है ना, उन्होंने तो परचेज किए थे, कंपनी को पैसे दिए थे, कंपनी ने ऑपरेशन सही नहीं थे या जो भी था, उसको लॉस हो गया, ये हो गया। तो ये बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो अनपेड वैल्यू होती है शेयर्स की, आप उस पे लायबल होते हैं पेमेंट करने के लिए। सर आपको समझ में आया? जी। अब जब मार्केट में आईपीओ आया था तो और ठीक है। अब जीरो बैलेंस जब वाइंड करते हैं तो उनके शेयर होल्डर्स 250 रुपए के साथ में 200 रुपए 200 रुपये बिल्कुल आपकी लाइबिलिटी है, बिल्कुल लाइबिलिटी है सर आपकी, बिल्कुल। सर आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया समझ में? जो अभी शेयर बढ़ गया जी। 50 बढ़ गए और वो गेन की जगह पे वो फिर लाइबिलिटी नहीं सर, इस वक्त हम गेन की बात ही नहीं कर रहे, गेन की बात ही नहीं हो रही इस वक्त। नहीं, आपने भी पेमेंट छोटी कर रही है, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ। आप 10 रुपए का शेयर था, 15 रुपए का हो गया, आपसे कंपनी ने 5 रुपए मांगे, 10 तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, कंपनी ने तो पैसे मांगे ही नहीं आपसे 5 रुपए। लेकिन मैं आपको आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कि आप उस 5 रुपए पे लाइबल हैं। अगर कंपनी डिसॉल्व हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, और कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है, उन्होंने बोला कि जी लाए, आप लाइबल थे, तो लॉ ये कहता है कि आपने जो 10 रुपए का शेयर लिया था वो 15 रुपए का हो गया, तो अब ये 5 रुपए आपने पेमेंट करनी है इसको, क्रेडिटर को अपने। एग्जैक्टली 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 तभी की बात। सर देखें, मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ। समटाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स के जो कुछ मामला होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी, लेट्स सपोज के क्रेडिटर्स कहते हैं कि जी हमारी आप लाइबिलिटीज को पूरा करें। ठीक है। बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि कंपनी से बीच में पैसे मांगे लोगों से कि आप ये पेमेंट करें। ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब ये मैं अब ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल, अब जरूरी तो नहीं है कि कंपनी लॉस होकर बंद हो, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि किसी का लॉस ही हो गया और उसने कंपनी बंद करनी है। अब किसी की अच्छी भली कंपनी चल रही है, हो सकता है कोई कुछ कोई भी देखिए, कोई भी एक आप समझ लें, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है कि कंपनी बंद करनी पड़ी, या इंटरनल मैनेजमेंट का कोई मसला है। अभी आप इसको लिस्टेड कंपनी के उस पर मत सोचें, आप इसको थोड़ा छोटे स्केल पे लें, आप उसको वहां पे सोचना जिसकी वजह से आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो रही है। अगर किसी भी कोई इंटरनल मसला हो जाता है कि कंपनी आपको बंद करनी पड़ी है, कंपनी की आपके शेयर की वैल्यू ये है, ठीक है, तो आपने अपने क्रेडिटर्स को अगर अपने पेमेंट करनी है, तो फिर आपकी लाइबल है पेमेंट करनी। मैं इसे भी आपको ये समझा रहा हूं। अभी ठीक है। कंपनी है, हम 3 पार्टनर जी जी। बदले वो आपने 30 लगा दिया, उन्होंने 30 और मैं 30 के सारे जी जी। अभी बिजनेस किया जो भी है लॉस हुआ, तो जो लॉस हुआ तो वो 33% शेयर इक्वल हिसाब से पेमेंट हुआ। देखिए, इसमें जो पीवीटी कंपनी में जब भी लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो वो पर शेयर कैलकुलेट होता है। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप वाला हिसाब किताब नहीं, मेरा आपका 30 था, 30 30 30 था। ठीक है। तो जितने भी आपके शेयर्स हैं, पर शेयर जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा, हाँ, पर शेयर जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा, तो वो आपके हिस्से में आएगा। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमारा होता है नहीं नहीं नहीं, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो भी आपके पास शेयर है, ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी ने अपने अकाउंट क्लोज किए, कंपनी ने देखा कि जी मैंने पूरे साल ये कमाया है और ये मेरा लॉस है। ठीक है। लेट्स सपोज ये कंपनी का लॉस है, वो कंपनी का लॉस सारे शेयर्स पर डिवाइड हो जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड हम्म। 4 डायरेक्टर 5 डायरेक्टर जी जी। तो मेरा यही पैटर्न फॉलो होगा। बिल्कुल सर, मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये सब कंपनीज पे एप्लीकेबल है। जो भी कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, पीवीटी हो या पब्लिक हो, अनलिस्टेड हो, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, उस पर ये चीज एप्लीकेबल है। लिमिटेड बाय, हेडिंग देख लें आप, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, उस पर ये दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल। गारंटी वाली जो हमने बात की थी, वो कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, उस पर वो प्रोविजन एप्लीकेबल है, उस पर ये शेयर वाले नहीं हो सकते, उस पर गारंटी वाले इन्वोक होंगे। क्लियर है सर ये? मैडम आप क्लियर है? थोड़ा बहुत है क्लियर? चले, मैं इसके अलावा आपको थोड़े बहुत मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसको, आपको इस समझ में आ जाएगी। अगर आपने कभी
कंपनी इनकॉर्पोरेट की है इससे पहले कहीं पे अगर आपने काम किया कुछ? ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कहीं आपने पेपर पढ़ा है ये, कंपनी लॉ? जी जी, वहाँ आपने ये चीज पढ़ी नहीं है? हाँ वो मैं समझ गया आपकी बात, वो बेसिकली उन्होंने कोर्स को केटर करने के लिए किया होगा। बहरहाल ये कंपनी जो है ना, इसमें आपकी जो लाइबिलिटी है उसकी बात हो रही है कि कैसे लिमिटेड है। ठीक है, ये मैं इसका ओवरव्यू ना लास्ट क्लास में भी जो है ना 10 मिनट थोड़ा सा दोबारा समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो, मेजोरिटी को क्लियर है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तीसरी हमारे पास टाइप है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब मेंबर्स कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, मेंबर्स उस वक्त मेमोरेंडम में अंडरटेक करते हैं कि जी हमारी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कोई अमाउंट नहीं है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, डिसॉल्व करनी है कंपनी, और कंपनी के अगर आपने क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी पेमेंट्स आपने देनी है, अगर कंपनी के पास एसेट नहीं है तो आप लोग कंप्लीटली लायबल है उसको पे ऑफ करने के लिए। इसमें कोई लिमिटेशंस की कहानी नहीं है कि आपके इतने लिमिटेड है, लाइबिलिटी आपकी इतने अमाउंट तक लिमिटेड है या इतनी लिमिटेड है। आपके पर्सनल एसेट चाहे जितने भी हो, फिर वो जितना भी पेमेंट होगी वो सब आपने जो है पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी कब होगी, जब आप कंपनी को वाइंड अप करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, इसमें तभी आप की लाइबिलिटी आपने पे ऑफ करनी है जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन बी कॉल्ड एनी टाइम, ये डिफरेंसेस। ठीक है, कंपनी चल रही है और पैसे मांग रही है तो हाँ अगर क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना है, उन्होंने सारी चीजें करनी है, तो आप एट एनी टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शेयर वाली में ऐसा ही है, ऐसा ही। लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपने कंपनी वाइंड अप की, उसमें जो भी आपके क्रेडिट्स को आपने पेमेंट करनी है तो आपने उनको पे ऑफ करना है। अब वो आपके पर्सनल एसेट सेल आउट हो, कुछ भी हो, वो आपने उनको पे ऑफ करना है। कंपनी के तो एसेट जाएंगे ही जाएंगे, आपके पर्सनल एसेट भी सेल होंगे पे ऑफ करने के लिए। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास जो है काइंड ऑफ कंपनी है, कौन सी कंपनी, जो कि लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी वो कंपनी है जो सिंगली, जिसके अंदर मेंबर जो है वो एक ही बंदा मेंबर। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं, जस्ट वन मेंबर जो है उसके अंदर, ओनर भी है, शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, सीईओ भी है। ठीक है, जस्ट जस्ट लाइक प्रोप्राइटरशिप, बट इसमें सिंगल मेंबर कंपनी, आपके पास कंपनी लॉ है तो आपके पास आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर कंपनी एक्ट 2017। ठीक है, तो वो जो है सिंपली जो है आप सिंगल मेंबर कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है प्राइवेट। सर बिल्कुल यूज होगा, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये यूज होगा। एक्स वाई जी एसएमसी पीवीटी एलटीडी, ये यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है जी प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी की जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी कंपनी में है तो वो कंपनी इटसेल्फ प्राइवेट कंपनी है। अच्छा जी, पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जी उसके जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, ये रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन नहीं लिखा हुआ। प्रोहिबिट नहीं किया हुआ, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। रिस्ट्रिक्ट किया है कि प्राइवेट कंपनी में, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी थी, मेरे साथ दो शेयर होल्डर्स और थे। ठीक है, अब मैंने बोला जी अदनान साहब मैं इस कंपनी को से जा रहा हूँ, अब आप जो है मैं इसके शेयर जो है ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो कंपनी लॉ ये कहता है कि मैं जब कंपनी से शेयर अपने सेल आउट करूंगा तो सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करूंगा कि आप मेरे शेयर ले लें। अच्छा सपोज आप और आप में, मैं बोलूंगा अदनान साहब आप ले लें, आपको बोलेंगे यार आप ये मेरे शेयर परचेज कर लें, आपको मैं ऑफर दूंगा कि आप ये प्लीज मेरे शेयर को परचेज कर लें। ठीक है, अगर आप दोनों रिनंशिएट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि जी हम नहीं ले रहे आपके ये शेयर, तो फिर मेरे पास राइट अवेलेबल है कि मैं किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स जो है ऑफर कर दूं और उसको जो है एज एन ओनर
तो शेयर ट्रांसफर कर दो। ठीक है। तो पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट कंपनी की, उसमें शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है। मना नहीं किया हुआ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने शेयर्स, अगर वो मना कर देते हैं तो फिर मैं किसी जो है थर्ड पार्टी आउटसाइडर को मैं सेल आउट कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि उसमें से लेट्स सपोज मेरे पास 10,000 शेयर हैं, अदनान साहब कहते हैं जी 5,000 शेयर मैं परचेज करता हूँ, 5,000 मैं नहीं करूंगा, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं 5,000 किसी और पार्टी या थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दूँ। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। उसमें जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 50। अच्छा, इसके अंदर जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, मैं शेयर होल्डर्स और ओनर्स की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी को ओन करते हैं, जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी जो क्वांटिटी है, जो आप कैसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 50। और 3 वाले जो थर्ड पॉइंट है, उसमें ये कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। आप किसी भी जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, जैसे आप आईपीओ में देखते हैं लिस्टेड कंपनीज में कि वो अपना जनरली जो लोगों को कहते हैं कि आप हमारा आईपीओ लॉन्च हो रहा है, आप इसमें शेयर जो है सब्सक्राइब करें, तो आप पीवीटी कंपनी में ये नहीं कर सकते। ठीक है। तो पीवीटी कंपनी में मैंने आपको बता दी, शेयर आप ट्रांसफर करेंगे और ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग मेंबर्स को करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर आप किसी आउटसाइड पार्टी के साथ उसको सेल कर सकते हैं। पब्लिक का आप इनवाइट हाँ, पब्लिक को तो आप इसमें जनरल पब्लिक को कभी भी नहीं आप कर सकते। और ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप एसएससीबी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखेंगे उनके हर एक आध 2 महीने के बाद नोटिसेस आ रहे होते हैं कि जी हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को बना लेते हैं और लोगों से जो है पैसे लेना शुरू कर देते हैं, लाए हम आपकी कंपनी में पैसे दे दें, आप हमें इतने हम पैसे इन्वेस्ट कर दें। वो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, वो डिफरेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि जी आप पैसे लें, होती वो पीवीटी कंपनीज हैं, और उनके एडवर्टाइजमेंट भी चल रहे होते हैं, और उनकी लीगल एडवाइजर भी उनको मना नहीं करते, पता नहीं कैसे लीगल एडवाइजर। अभी मेरे नज़र से एक गुजरी थी कंपनी, वो कोई डेयरी फार्म है बेसिकली, और उन्होंने कंपनी बनाया, वो लोगों से जो है ठीक ठाक पैसे ले रहे हैं और सब इन्वेस्ट कर रहे हैं डेयरी की प्रोडक्ट्स में, और जो भी कैटल है उसमें कर रहे हैं, और उनको आगे सेल आउट भी कर रहे हैं चीज़ों को, और उनको जो है कुछ मंथली प्रॉफिट भी पे ऑफ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ तो सही नहीं है कि वो जनरल पब्लिक से जो फुल उनकी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, ये चीज़ गलत है। ठीक है। और जिस दिन एससीबी के रडार में वो लोग आ गए तो वो बंद होगी, इतना मुझे पता है कि वो बंद हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी कंपनी जहां भी आपने कभी किसी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो और वो कंपनी हो, तो आप बोलें कि आप अपने मुझे बेसिक डॉक्यूमेंट दे दें कंपनी के, आपका जो भी मेमोरेंडम है या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, आप उसको वेरीफाई करें, उसके बाद आप दें। अगर पीवीटी कंपनी है तो नहीं, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो फिर आप उसको, लिस्टेड कंपनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, आपको पता ही है, वो कंपनी जिसके शेयर्स जो है आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। अब उसमें भी हमारे पास बाइफरकेशन अवेलेबल है, टाइप्स अवेलेबल है, एक लिस्टेड है, एक अनलिस्टेड है। वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी, जिसके शेयर एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो लिस्टेड कंपनी है। जिसकी सिक्योरिटीज या जिसके शेयर एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो वो अनलिस्टेड है। ठीक है। यानी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक पब्लिक कंपनी किसी ने इनकॉर्पोरेट की, और उसने अभी फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मैंने कहा यार अभी मैं हम अभी जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं वो बिजनेस कर दें, जब हमें इन फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर हमें जरूरत पड़ी फंड्स की, तो हम तब लिस्टेड में इसको अपने जो शेयर्स हैं उसको लिस्टेड कर देंगे। ठीक है, उसको एक्सचेंज पे हम रजिस्टर कर देंगे और हम जनरल पब्लिक से जो आईपीओ से सारे काम कर देंगे। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, आपको इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसकी बाय लॉ डेफिनेशन ही यही है जो कंपनी एक्ट में, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जी, अनलिस्टेड होगी, अनलिस्टेड होगी बिल्कुल। अब वो काम करें, आप जब कभी उन्होंने उसको एक्सपेंड कर, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और कभी एक्सपेंशन अगर उन्होंने करनी हुई तो ऑटोमेटिकली उसको लिस्टेड करके सारे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जब हमें पब्लिक के पास जाना होगा तो हम इसके लिए लिस्टेड जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर वही सारी सारी चीजें होंगी, प्रोस्पेक्टस इशू होगा,
फिर डिफरेंट सारी चीजें होंगी, जितनी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है सब आपने इसको करना होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई ड्यूरेशन नहीं, कोई ड्यूरेशन नहीं है। आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो भी कंपनी लॉ में उसकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। इट्स अप टू यू, ये तो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर किसने अपने शेयर्स को एक्सचेंज पे रजिस्टर करना है या नहीं करना, ये तो कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, क्लियर है सर? ये क्लियर? वो इनका कंपनी का वो सेक्रेटरी होता है वो सारे पब्लिक अनलिस्टेड में मैंडेटरी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना, ऑडिटर भी अपॉइंट होगा। जी बिल्कुल सर। नहीं, नहीं, अनलिस्टेड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे सर। अनलिस्टेड में चाहे आप शेयर्स करें ना करें, सेक्रेटरी आपने अपॉइंट करना है, कंपनी सेक्रेटरी। ऑडिटर भी वैसे ही करना है, वो सब मैं कल आपको सब सारी चीजें बताऊंगा क्या करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब कंपनी के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आउटलाइन करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के क्या बायलॉज हैं, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें जो है वो कंपनी के दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का प्रोविंस बताता है और कंपनी का कैपिटल बताता है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है। ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का जो क्या मेमोरेंडम है वो किस तरीके से होता है। तो ये बेसिकली मेमोरेंडम कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि कंपनी का नेम, कंपनी किस प्रोविंस में है और कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस क्या है। ठीक है। वो बताता है, आइडेंटिफाई, और कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है, ये डिटरमिन करता है कंपनी का मेमोरेंडम। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, ये कंपनी का मेमोरेंडम होता है, आप देख लें, ये बेसिकली टू कॉपी है इसकी। आप देख लें ऊपर कंपनी का नेम, फर्स्ट क्लॉज में भी कंपनी का नेम, जहाँ जिस प्रोविंस में रजिस्ट्रेशन हुई है, द प्रोविंस ऑफ पंजाब, और ये इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। और ये जो है स्टैंडर्ड इसका एक फॉर्मेट है, ये एससीसीपी का। ये देख लें, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ही बता रहा है। ठीक है। और जो मैंने आपसे कैपिटल की बात की, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी रुपीज दिस एंड दिस। ये ऑथराइज कैपिटल की बात हो रही है, अभी मैं बताऊंगा ऑथराइज और पेड में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये वो पर्सन की डिटेल है जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं या जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दे, ओनर्स होंगे, जिनके नेम सीनाइसिस और जो भी उन्होंने शेयर्स अंडरटेक किए हैं, बाई किए हैं, वो ही आप यहाँ पर उनकी क्वांटिटी आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल शेयर वो 1000 बिल्कुल 1000 शेयर्स है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने जो शेयर्स रजिस्टर्ड किए हैं ना, जो ऑथराइज कैपिटल किया है कंपनी का, वो बेसिकली 1 लाख रुपए, और उसमें उन्होंने टोटल 1000 शेयर जो है वो बनाए। ठीक है। और पर शेयर की वैल्यू जो आप देख लें, 100 रुपीज की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने लिखा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑथराइज शेयर ज्यादा करेंगे, आपको ऑथराइज कैपिटल की लिमिट और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत सारी कंपनी के 3-3 करोड़ शेयर होते हैं सब 3-3 करोड़ भी बड़े कम है, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ होते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एंग्रो है, डिफरेंट कंपनी, यूनिलीवर, इनके क्या है, इनके मिलियन, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, समझ में आ गया आपको डॉक्यूमेंट?
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स बेसिकली कंपनी के बायलॉज होते हैं कि कंपनी के जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वो कैसे होंगे। लेट्स सपोज कंपनी के अगर आपने डायरेक्टर्स चेंज करने हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कंपनी के अगर शेयर ट्रांसफर होंगे तो क्या प्रोसीजर होगा, चेंज ऑफ एड्रेस करने हैं तो क्या होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स हैं, क्या उनके पास उनकी ड्यूटीज हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। और जरा इनके साथ भी शेयर कर लूँ मैं। मेरे ख्याल में इसकी नहीं हो रही आर्टिकल्स। अच्छा जी, ये आप देख लें। आर्टिकल्स है बेसिकली। अगर ये इन्होंने बनाई है जी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो ये उसके आर्टिकल्स हैं, बाय लॉज हैं। और ये प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं जी। वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, नो इन्विटेशन शैल बी मेड एज द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। ठीक है। द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स ऑफ द कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट हेयरिन अपीयरिंग। जो बात मैंने आपको बताई थी इसी स्लाइड में। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में ये आपको बताते कि जी क्या है, डायरेक्टर्स आपके कौन है और क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, ये सब सारी चीज़ इसके अंदर है। एंड ये बेसिकली हैं शॉर्ट आर्टिकल्स। मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग आर्टिकल्स। सॉरी। हाँ, उसमें थोड़ा सा 10-15 पेजेस का तो इजीली है। वर्ड की फाइल कहाँ है मेरी? ओके। अच्छा जी, ये आप देख लें। ये लॉन्ग आर्टिकल्स हैं। अगर आपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो ट्रांसफर डीड का फॉर्मेट भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ। अगर आपने कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करनी है तो उसकी भी सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं आप सब ये समझ लें एक तरीके से ये वही कंपनी लॉ है जो पीबीटी पे जो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो उन्होंने यहाँ पे समअप कर दी। तो अगर आपने देखने की चीज कंपनी में सारी चीजें कैसे होंगी, जनरल मीटिंग्स कैसे करनी है, तो आप अपने आर्टिकल्स उठा लें और आर्टिकल्स को रीड आउट कर लें। ठीक है। जी, ये डायरेक्टर्स पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। 14 पेजेस का देख सकते हैं, ये आप आर्टिकल्स हैं इसके। बेसिकली कंपनी के बाय लॉज हैं कि आपने देखे अगर कोई अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने कुछ चेंजिंग करनी है कंपनी में, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट में भी आप जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स आप पुटअप कर देते हैं, उनका नाम CNIC एड्रेस है, जो भी उनने शेयर सब्सक्राइब किए थे उसकी वैल्यू अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। ये क्लियर है? एक आर्टिकल हो गया। बिल्कुल। ये सब कल आपको बताऊंगा, अभी सब मिक्सअप हो जाएगा।
वो पोस्ट कंप्लाइंस में आएगा। कि जब हम कल प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है कैसे नहीं। मैं आपको बता दूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको जरूर बता। पार्टनर तो कंपनी का अकाउंट इसमें तक हुई, हम्म। ठीक है। लेकिन बाद में कंपनी के लिए लोन लेने गए तो फॉर्म 29 और फॉर्म सब बंद। इतनी बैंक में पार्टनर फॉर्म खोल दिया था। फॉर्म ऐसा क्या हो जाए फॉर्म ए होगा सर वो। फॉर्म वो फॉर्म 29 में फिर दोबारा फॉर्म 29 तो मैंडेटरी है, जब भी बैंक अकाउंट आप कोई भी काम करेंगे 29 तो उनकी रिक्वायरमेंट है। फॉर्म है N29। समटाइम्स हो जाता है, कर देते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 29 की जो रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है सर, ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स आप लोग को समझ में आ गए? ठीक है। अच्छा जी, नाउ हमारे पास ये है जी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। कि कंपनी में ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं? आपको सबको पता है कि डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को रन करते हैं, और कंपनी की जो भी पोजीशन है या जो भी डिसीजन है वो डायरेक्टर्स ही करते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर्स में से ही या बाहर से भी कोई थर्ड पार्टी सीईओ अपॉइंट हो सकता है, जो कि बोर्ड को जो है चेयर करता है। और ओवरऑल जो कंपनी की जो प्रोसेस है, जो पोजीशन है, उन सारी चीज़ों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही जो है वो लायबल होता है देखने की। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे वो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव पे ही करेंगे। और कल जो है हम अपनी पोस्ट कंप्लायंस की जो बात करेंगे उसमें हम ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर पे बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। डायरेक्टर इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है। ओनली नेचुरल पर्सन शेल बी अ डायरेक्टर। कंपनी में डायरेक्टर कोई भी बंदा हो सकता है, बट उसकी कंडीशन ये है कि वो नेचुरल पर्सन हो। कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती। क्या आप बोलें कि जी मैं इस कंपनी को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करूँ अपने बोर्ड में? जस्ट नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। ठीक है, नेचुरल पर्सन। ये फर्स्ट कंडीशन है कि डायरेक्टर जो है नेचुरल पर्सन होगा। अब आप सबको पता है कि जी डायरेक्टर्स का जो है कंपनी को रन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है, नॉन फाइनेंशियल डिसीजन है, कंपनी के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो सब डायरेक्टर्स ही हैं। ठीक है। जब डायरेक्टर्स नहीं है तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ लें कि एक क्राइटेरिया उन्होंने आउटले किया है कि डायरेक्टर्स कंपनी में कौन कौन नहीं हो सकते। सब लोग हो सकते हैं, जो लोग नहीं हो सकते उन्होंने इसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी है। ठीक है। अगर तो वो इस क्राइटेरिया में कोई एक भी क्राइटेरिया को मीट कर दिया उन्होंने, तो वो कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एक इतनी सेंसिटिव पोजीशन है, कंपनी को रन करने, जितने भी कंपनी के मामला हैं उसमें सबसे पहले डायरेक्टर जो है वो लायबल होते हैं कि डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए जब भी आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, तो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए आपके पास आपने देखना है कि ये इन चीज़ों को मीट ना करें। ठीक है। कंपनी लॉ ने एलिजिबिलिटी बताने के बजाय इन एलिजिबिलिटी बता दी कि ये लोग इन एलिजिबल हैं। अदरवाइज उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब डायरेक्टर जो है नेचुरल पर्सन वो बन सकते हैं। सबसे पहले जी पॉइंट क्या जी, वो माइनर। माइनर ना, ठीक है। माइनर आपको पता है 18+, 18 से कम जो है वो माइनर है। उससे जो है कम में कोई डायरेक्टरशिप का पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता कंपनी में। इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑब्वियसली अनसाउंड माइंड है, तो वो कैसे कंपनी की डिसीजन लेगा? ठीक है। हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। कोई ऐसा बंदा जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है और क्रेडिटर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो कोर्ट में हाजिर हो गया कि जी प्लीज मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें आप, डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर दें जी, मुझे जो है आप इंसॉल्वेंट करार दे दें, ताकि ये लोग मेरी जान छोड़े। ठीक है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने एप्लीकेशन अभी दी है, और कंपनी में वो मैटर चल रहा है, वो सॉरी कोर्ट में वो मैटर चल रहा है, कोर्ट में भी वो मैटर पेंडिंग है, तो ऐसा बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है। वो बंदा, वो पर्सन जो कि एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, एप्लीकेशन दी कि जी मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दी कि जी इंसॉल्वेंट है। अभी इसके फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली जो भी एसेट्स उसके पास थे वो तो सेल आउट होंगे ना, जो भी चीजें थी वो अभी प्रोसेस में चल रही हैं सारी चीजें। वो सब चीजें जब ये बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा तो कोर्ट एक फाइनल अपना ऑर्डर देगी जी ये अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, सॉरी डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अभी तक उसकी कोई भी सारी चीजें जो है वो पे ऑफ नहीं हुई है, जो भी एसेट्स उसके पास थे। तो ऐसा बंदा भी जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं, पोजीशन नहीं ले सकता। ठीक है। A person has been convicted by a court of law for an offense involving moral turpitude। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो उसने किया हो जो कि हमारी सोसाइटी में एक मॉरली
उसे खराब समझा दो, लेट सपोज आप उसे रॉबरी कह लें, चाहे आप उसे मर्डर कह लें, ऐसे जो भी ऑफेंसेस हैं अगर उसने किए और वो कन्विक्ट हो गया, एक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्विक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कन्विक्ट लिखा हुआ है, एक्यूज नहीं, अगर कोर्ट ने उसको मुजरिम करार दे दिया है, तो फिर वो जो है इसमें जो है वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है और वो अक्यूज है अभी कोई कोर्ट ने उसमें डिसीजन नहीं दिया, तो वो उस वक्त तक बन सकता है। ठीक है, मुलजिम है तो है, मुजरिम है तो फिर वो नहीं बन सकता। ठीक है डायरेक्टर, कि कैरेक्टर तो है, लेकिन इसके साथ ये ऐसा हो गया कि वो मुस्लिम हो गया, तो वो भी वो फिर वो हट जाएगा, डायरेक्टरशिप को होल्ड ही नहीं कर सकता उसको, बाय लॉ उसको होल्ड ही नहीं कर सकते। जी सर, आप कुछ पूछ रहे हैं? A person has been debarred from hold. देखें, एक तो मुजरिम हो गए, कन्विक्ट होकर सजा होगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और बाकी फिर आगे मामला तो आपको पता है, कोर्ट के मामला लंबे ही है, चलते ही रहते हैं वो, मुजरिम नहीं है। अब आप मुझे ढूंढ के दिखा दें कि जरदारी साहब डायरेक्ट ओनर है किसी कंपनी में, चले होंगे, चले करिए। हाँ, लेकिन मेजोरिटी जितने भी इस लेवल पे जो लोग हैं ना, डायरेक्ट तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। माफ हो गई सर, खत्म, कहाँ मुजरिम का है वो, नवाज शरीफ का मुजरिम है, नैब ने सारे केसेस माफ कर दिए, इस वक्त तो मुजरिम इमरान खान है यार, मसला ये है। वो मासूम नहीं मांग रहा। तो ये मसला है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, पर्सन हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ऐसा बंदा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डायरेक्टर था कंपनी में एग्जिस्टिंग, उसने इस कंपनी प्रोविजन की किसी लॉ की किसी प्रोविजन की वायोलेशन कर दी। लेट सपोज उसने डिविडेंड देने थे, जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको डिविडेंड आपने इशू करने होते हैं, उसने डिविडेंड इशू नहीं किए, प्रोविजन की वायोलेशन कर दी। ठीक है, लेट सपोज लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना था, या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा था और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे जमा नहीं करवाई एसईसीबी में, तो उन्होंने वायोलेशन कर दी। ठीक है, उस वायोलेशन में उनको नोटिस सर्व हुआ, डायरेक्टर ने फिर भी जवाब नहीं दिया, एंड में आके जो है कंपनी ने कहा जी ये एसईसीबी के रजिस्ट्रार ने कहा, जो एडवोकेट उन्होंने किया कि आप जो है डायरेक्टरशिप के पोजीशन पे आप नहीं रह सकते, तो उससे कंपनी लॉ ने ही डिबार कर दिया कि आपने वायोलेशन की थी तो अभी अब नहीं कर सकते। ऐसा कोई पर्सन जिसे डिबार किया है किसी ऐसी प्रोविजन के कंपनी एक्ट के, तो वो भी बंदा जो है नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन fiduciary behavior and a declaration to this effect has been made by the court under section 212 at any time during the preceding 5 years। अच्छा जी, fiduciary behavior आपको पता है कि एजेंट, बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक एजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स के, जो उनके बिहाफ पे जो बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा काम कर देते हैं जो वो शेयर होल्डर्स के या कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, वो लेट्स सपोज अपने इंटरेस्ट में कुछ कर जाते हैं, कुछ पैसे उन्होंने लेट्स सपोज एम्बेजलमेंट कर ली उन्होंने, कुछ 10 15 20 करोड़ रुपए की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ ऐसा काम कर लिया और वो जो है शेयर होल्डर्स कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने कहा जी इन्होंने ये पैसे क्या, और वो ये कन्विक्ट हो गया कि इन्होंने ये काम कर दिए। ठीक है, तो आपकी जो है पर्सन है वो डायरेक्टर की पोजीशन पे नहीं रह सकता। ठीक है, और वो प्रीसीडिंग 5 years ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years कभी भी डायरेक्टरशिप की जो है वो पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता 5 साल के लिए। ठीक है, ऐसा बंदा जिसने जो फ्रॉड किया हो और शेयर होल्डर्स कोर्ट कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने कहा कि जी आप ये बंदा बिल्कुल कन्विक्टेड है, वो वहां से हट जाएगा और नेक्स्ट 5 years के लिए जो वो कभी भी जो है नहीं हो सकते, वो नहीं बन सकते। ठीक है सर, ऐसा पर्सन जो एनटीएन नंबर जिसके पास ना हो, नेशनल टैक्स नंबर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसके पास अवेलेबल नहीं होगा एनटीएन, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। पहले क्योंकि आपको पता था मैनुअल एप्लीकेशन फाइल होती थी, तो वहां पे एनटीएन आपको जमा करवाना पड़ता था, जिसका नहीं होता था तो उसके लिए प्रॉब्लम होती थी। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी कि 2017 से पहले ऐसे डायरेक्टर थे जिनके एनटीएन ही नहीं थे, जो रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे। ये बेसिकली टैक्स नेट को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ये प्रोविजन को इंक्लूड किया कि डायरेक्टर के पास एनटीएन होना मैंडेटरी है। ठीक है,
और अब तो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एफबीआई के साथ इंटीग्रेशन है, तो डायरेक्टर्स और कंपनी के एनटीएम जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्लॉज कह रहे हैं कि जी वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो कि मेंबर ना हो। डायरेक्टर का मेंबर होना मैंडेटरी है। ठीक है। मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, अभी मैं एक्सेप्शन की अभी बाद में बात कर लूँ। ऐसा बंदा, जी बिल्कुल, बिल्कुल, चाहे वो मिनिमम नंबर्स हो, उनका मेंबर होना, शेयर होल्डर होना मैंडेटरी है टू बी इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। ठीक है, सारी बात है। कोई भी कंपनी मैं समझता हूँ इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी डायरेक्टर को विदाउट एनी स्टेक ला के बिठा देगी, अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट है उनके पास। ठीक है, वो बोलेंगे भाई सबसे पहले तो आप कंपनी में इतने परसेंट ऑफ शेयर परचेज करें, इतने पैसे दें और ना आ जाए कंपनी में एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब उसके पैसे भी वहां पे इन्वेस्ट होंगे और कंपनी के डिफरेंट इन्वेस्टर्स के भी पैसे इन्वेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना भी स्टेक सोचेगा कि मेरे भी पैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सारी चीजें। तो उसका मेंबर होना मैंडेटरी है। ठीक है। सॉरी, वो अभी देखें आगे सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, वो सब है। ठीक है, एक्सेप्ट दोज पर्सन। ठीक है, वो उनका मेंबर होना जरूरी नहीं है। अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। एक कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया किसी दूसरी कंपनी में। अब ऑब्वियसली जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया वहां पे उसको तो नहीं पता क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है बोर्ड लेवल पे। तो वो क्या करता है कि बोलते हैं, जी अदनान साहब, आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए कंपनी की तरफ से, आप जाएं उनके बोर्ड में, जो है आप एज ए डायरेक्टर इलेक्ट हो जाएंगे। आप वहां पे बैठेंगे, आप अपने कंपनी के स्टेक को देखेंगे कि कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रही कंपनी कि मेरी कंपनी के अगेंस्ट हो जा रहा हो। तो वहां पे आपका मेंबर होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एक एम्प्लॉय कंपनी का, उसको आप कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना बना सकते। ठीक है, या तो उसको एम्प्लॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी और मेंबर बन के जो है डायरेक्टली आप उसको वहां पे डायरेक्टरशिप आप उसको नहीं अवार्ड कर सकते अगर वो एम्प्लॉय भी एक कंपनी। ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप सीईओ जो है उसको भी डायरेक्टर आप बना सकते हैं, उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है। आप आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, बोर्ड को चेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कंपनी में उनके कोई शेयर्स नहीं होते। ठीक है, और ना कहीं ना ही कंपनी में कि वो बोर्ड में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होगी। ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट सीईओ भी वो काम कर सकते हैं, और वो डायरेक्टर होने के साथ साथ एज ए सीईओ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सीईओ के लिए कि वो मेंबर बने कंपनी का। ठीक है। A person representing a creditor or other special interest by virtue of contractual arrangement। से पहली बात तो मैंने आपको बता दी थी कि कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, और अगर किसी कंपनी क्रेडिटर ने आपको पेमेंट दी हुई है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दी है। ठीक है, और अब वो देखने की जी आपने डिसीजन कैसे करना है, तो वो अपना नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड में पे जाके। उसके लिए मेंबरशिप या शेयर्स उसके लिए ओन करना जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो मैंने जे और के जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये बेसिकली दोनों प्रोविजन लिस्टेड कंपनीज के लिए है। ये अदर देन लिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं है, ये जस्ट लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होंगे। वो क्या है कि अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा बंदा जिसने लोन लिया था और वो डिफॉल्टर हो गया, वो पेमेंट नहीं कर सका, वो किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। जी, लिस्टेड में नहीं हो सकता। बिल्कुल। For as a person who is engaged in the business of brokerage or is a spouse of such person or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house, ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या उसका कोई फैमिली, जैसा इसका लिखा हुआ स्पाउस, किसी ब्रोकरेज हाउस में उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता लिस्टेड कंपनी में। क्यों? लेट्स सपोज एक लिस्टेड कंपनी है, उसके बीओडी में डिफरेंट मेंबर डायरेक्टर्स हैं। अब उसमें एक डायरेक्टर ऐसा है कि उसकी वाइफ जो है किसी ब्रोकरेज हाउस में ओनर है, या किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रही है। अब ऑब्वियसली इसके पास कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको पता है कि शेयर कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है, कंपनी में क्या हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन
ब्रोकरेज हाउस में अपनी वाइफ को दे सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो आप ये समझे इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है मार्केट में। इस वजह से उस चीज को लिमिट करने के लिए कि उसका कंपनी ब्रोकरेज हाउस में किसी भी किस्म का कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन या कोई ओनरशिप या कोई पोजीशन उसके पास अवेलेबल ना हो, अगर है तो वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी लिस्टेड कंपनी में। अनलिस्टेड में वो जरूर बन सकता है, प्राइवेट में वो जरूर बन सकता है, एसएमसी में वो जरूर बन सकता है, राइट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन डायरेक्टर का अंडर सेक्शन 153 जो इन एलिजिबिलिटी है, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। जी जी। अच्छा जी, सेक्शन 154 बताता है कि जी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे कंपनी में। सिंगल मेंबर कंपनी आपको तो सिंगल मेंबर है तो वहां पे ऑब्वियसली वन डायरेक्टर ही होगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स, एंड इन पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी एटलीस्ट थ्री, एंड पब्लिक लिस्टेड में एटलीस्ट सेवन डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक डायरेक्टर कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है किसी भी कंपनी में, एंड दैट इज अप टू सेवन। मोर देन सेवन कंपनीज में डायरेक्टरशिप आप होल्ड नहीं कर सकते। एक डायरेक्टर एट अ टाइम सेवन कंपनीज में डायरेक्टरशिप की पोजीशन पे को होल्ड कर सकता है। एक कंपनी कंपनी तो एक ही होती है ना सर, कंपनी तो पीछे एक ही है। अब आप ब्रांचेस खोलेंगे तो नई कंपनी तो रजिस्टर नहीं करेंगे ना। बिल्कुल, उसमें आप सेवन कंपनी वो कंपनीज है, चाहे ग्रुप है चाहे कुछ भी है। बिल्कुल, उसमें सेवन कंपनी से ज्यादा आप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते उसमें। क्लियर। अच्छा जी, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। के जो ऑनर्स हैं वो मुख्तलिफ नाम और स्टाइल के साथ पार्टनरशिप के साथ, जैसे मतलब गुलेमर है, गुलेमर मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ भी काम कर रहा है, मुख्तलिफ नाम के साथ भी। यूनिट टेक्सटाइल लकी टेक्सटाइल लकी सेवन और यूनिट टेक्सटाइल तीनों चार वो उनमें भी मतलब एक ही बंदा काम कर सकता है। देखिए, वो तो डिपेंड करता है ना कि वो कंपनी सेपरेट कंपनी ने उन्हें बनाई है या क्या किया है। अब मसला पता है क्या होता है, एक कंपनी बना रहे थे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ एक्सवाईजी टेक्सटाइल्स। आप कंपनी लॉ तो उनको ये अलाउ करता है कि आप इस टेक्सटाइल के अलावा भी इस कंपनी के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक्सवाईजी टेक्सटाइल है, उसने कहा कि जी मैं एक्सवाईजी कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन उसने सेपरेट कंपनी नहीं बनाई। उसने कहा मैं इसी ब्रांड नेम उसने रजिस्टर्ड कर लिया, ट्रेडमार्क कर लिया, कॉपीराइट करवा लिया। उसको कंपनी के जो राइट्स हैं ब्रांड नेम के, वो कंपनी एक्सवाईजी टेक्सटाइल ही कर रही है, होल्ड करती है। लकी जी लकी जो है वो अलग से नाम बन गया स्टाइल, जैसे इस जोन में एक और कंपनी हम्म। मीको टेक्सटाइल जी जी। और भाई वो सही है। मगर एक ही बंदा जो है तीन चार कंपनी एक बंदा जो है 7 कंपनी में मुख्तलिफ में काम कर सकता है एज अ डायरेक्टर, डिफरेंट 7 कंपनी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है चाहे वो एक ही ग्रुप की हो चाहे वो किसी भी हो, कंपनीज अगर डिफरेंट 7 कंपनीज है तो वो मोर देन 7 कंपनीज में नहीं कर सकता वो। मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है, एक कंपनी बनाई हुई है, लेकिन वो एक ही कंपनी के अम्ब्रेला में ही काफी सारे काम कर रहे हैं। जस्ट उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर करवाया हुआ, टीएन करवाया हुआ, कॉपीराइट करवाया हुआ, ठीक है। जितने भी मामला है उसको पीछे होल्ड कौन करिए, वो एक कंपनी जो पीछे है, कंपनी तो एक ही है ना। अब देखने वाले को लगता है ये 7 डिफरेंट कंपनीज है, अब वो देखना पड़ेगा कि पीछे एक कंपनी है कि 7 डिफरेंट कंपनीज है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद जो आप उसमें डायरेक्टर सब्सक्राइब करते हैं, तो उसकी जो मेमोरेंडम आप उनको सब्सक्राइब करते हैं, डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं,
वो अपना ऑफिस जो होल्ड करते हैं डायरेक्टर्स, वो अंटिल फर्स्ट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के विद इन 16 मंथ्स आपने आपको बिल्कुल कंडक्ट करनी है, विद इन 16 मंथ्स। लेट्स सपोज एक जनवरी में किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, तो उसके पास नेक्स्ट 16 मंथ्स का टाइम है कि उसके विद इन 16 मंथ्स वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट कर ले। और जिस दिन वो एजीएम कंडक्ट कर लेती है, तो उसी दिन जो उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप को उसके लिए रीअपॉइंट के लिए दोबारा कंटेस्ट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है री इलेक्शन के लिए। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे वो फर्स्ट एजीएम तक ही जो है डायरेक्टर्स का ऑफिस को होल्ड करेंगे। एजीएम तक, एजीएम के बाद ये अब वो एजीएम जब होगी तो वो ऑटोमेटिकली बाय लॉ रिटायर हो जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद आपके जो है इलेक्शंस जो है बड़ी होते हैं कि आपने उनका डायरेक्टर्स को री इलेक्ट करना है या न्यू डायरेक्टर्स आपने करना है। उसका क्या प्रोसीजर है? अब फॉर एग्जांपल किसी ने जनवरी में कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की, और उन्होंने बोला कि जी हम नेक्स्ट जून में जो है अपनी एजीएम कंडक्ट करेंगे। और लेट्स सपोज उन्होंने 1 जून को कहा कि मैं कंपनी की एजीएम हमारी है और हम उसमें करेंगे। अब होगा क्या कि सबसे पहले जो कंपनी जो है ना, अपने नेक्स्ट टर्म के लिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फिक्स कर लेगी। ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेगी, क्यों फिक्स करेगी? मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो डायरेक्टर्स जो फर्स्ट टाइम जो अपॉइंट होते हैं वो 16 मंथ्स के लिए होते हैं। ठीक है। जब आप नेक्स्ट इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स तो वो 3 इयर्स के लिए होते हैं। जब वो 3 इयर्स के लिए होते हैं तो कंपनी लॉ ने इनको बाउंड किया हुआ है कि आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को फिक्स करना है कि अगले टेन्योर 3 साल के टेन्योर के लिए कितने डायरेक्टर्स जो है आपके बोर्ड को बनाएंगे। तो वो आपने मीटिंग से 35 डेज पहले, एजीएम से मीटिंग से 35 डेज पहले आपने बताना होता है, कंपनी ने ये डिसाइड करना होता है, ये फिक्स करना होता है कि कंपनी के डायरेक्टर जो 3 साल जो कंपनी को रन करेंगे वो इतने हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी, वो उसमें इसको फिक्स कर देगी। ठीक है। और आपको पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस होता है वो 1 डेज पहले जो है सबको सर्कुलेट हो जाता है। वो कल मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से क्या करनी चाहिए, जैसे आपको मैं मोड ऑफ इलेक्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। तो वो जो है फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को फिक्स कर दिया जाता है, और फिर जिस दिन इलेक्शंस होते हैं उस दिन डायरेक्टर्स को जो है कंटेस्ट करके थ्रू वोटिंग प्रोसीजर इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। अब जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे होते हैं वो अपने आप को दोबारा भी एज अ डायरेक्टर कंटेस्ट करवा सकते हैं, और कह सकते हैं कि कंपनी में कंटेस्ट करना है। कोई और बंदा भी एज अ डायरेक्टर जो है बाहर का, वो भी एज अ डायरेक्टर जो है आगे अप्लाई कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस को। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एक चीज ये कि इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स सपोज हमने फिक्स किए 6 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे नेक्स्ट टेन्योर के लिए होंगे, और मुझे जो एप्लीकेशन आई कि हम डायरेक्टरशिप के लिए कंटेस्ट करेंगे वो 3 करेंगे। अब सीट ज्यादा हुई है, कैंडिडेट्स कम है, तो उसमें फिर वोटिंग की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली तीनों बंदे डायरेक्टर जो है इलेक्ट हो जाएंगे। अगर 6 का मैंने कहा था कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हम फिक्स कर रहे हैं 6, और एप्लीकेशन मेरे पास 10 आ गई, फिर ऑब्वियसली मैं उस पर फिर वोट्स हमारे होगा और हमने उसको वोटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ओनर्स करते हैं, अच्छा जी। डायरेक्टर्स को जो इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वो ओनर्स करते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी लिस्टेड कंपनी है जब इनकी एजेंट्स होती हैं तो इनके न्यूज में एडवर्टाइजमेंट आती है कि जी हमारी इस तारीख को जो है एजीएम है, और शेयर होल्डर्स को जो भी शेयर हैं उन सबको नोटिस भी जाते हैं और रिसीव होते हैं आपको घर पे कि इतनी आपकी मीटिंग है इस डेट पे, इस वेन्यू में, और आपने वहां पे जाके बिल्कुल वोटिंग करनी होती है। और इसी वोटिंग के थ्रू ही आप अपना जो है डायरेक्टर को जो है इलेक्ट करवा सकते हैं। राइट। अच्छा जी, नाउ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेसिकली अपॉइंट या इलेक्ट होता है, जो वो बोर्ड डायरेक्टर जो है इसको इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स को ओनर शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं, और सीईओ को डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है। जब आपके इलेक्शंस हो जाएंगे, आपने विद इन 14 डेज अपना जो है सीईओ को अपॉइंट करना है। ठीक है। और जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त आपने फर्स्ट टाइम बताना कि जी मेरा ये सीईओ है, और वो भी फर्स्ट एजीएम तक ही ऑफिस को होल्ड करता है। आफ्टर फर्स्ट एजीएम उन्होंने दोबारा उसको रीअपॉइंट करना होता है,
अगर वो उसको दोबारा रीअपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो किसी आउटसाइड को के भी बंदे को एज अ सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वही बातें जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स में भी आपको बता दी। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करना है, ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। कंपनी जब आप बनाते हैं तो आपको दोनों कैपिटल जो है आपने डिटरमिन करने होते हैं कि आपने ऑथराइज कैपिटल कितना करना है और पेड अप कितना करना है। ऑथराइज कैपिटल बेसिकली कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कह लें, जो आप मैक्सिमम कैपिटल जो है वो इन फ्यूचर जो है आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होगी। लेट्स सपोज मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसमें मैंने ऑथराइज कैपिटल कहा कि ये मेरे कंपनी का कैपिटल 10 मिलियन है, ऑथराइज कैपिटल की बात करो। इस बात का मतलब ये है कि मैं मेरे पास लिमिट अवेलेबल है, मेरे पास ये थ्रेशोल्ड अवेलेबल है कि मैं 10 मिलियन के अंदर अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरी कैपिटल की ऑथराइज कैपिटल जो था 10 मिलियन था, ठीक है, और मैंने जो एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्ट किया वो 25 लाख रुपए, 2.5 मिलियन। तो ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पेड अप कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल जो मैंने अपनी कंपनी की लिमिट सेट की है, और जो एक्चुअल कैपिटल मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट इज 2.5 मिलियन, दैट इज योर पेड अप कैपिटल। ये इसका डिफरेंस है छोटा सा। जी बिल्कुल। एक मार्जिन रखी है कंपनी कैसे कॉल कर बिल्कुल ऐसा ही। प्राइस कैपिटल बाद में बिल्कुल इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल। मीटिंग कॉल होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की, और उसमें जो है आप उसको बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है, एनहांस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, बस मैं यही वाइंड अप है मेरी क्लास। जी जी, एनपीओ की बात करें आप। किसी भी बिजनेस की कोई उसका भी एक प्रोसीजर होता है आपको। नहीं, ये तो देखें, ये तो कंपनी उसके लिए ना, एसोसिएशन के लिए सेक्शन 42 था पहले, उसके लिए जो आप आपकी रेगुलेशन है उसमें आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवानी पड़ेगी। उसके खैर कंप्लाइंसेज, उसकी रेगुलेशन, उसकी इनकॉर्पोरेशन सब डिफरेंट है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो सब डिफरेंट है। वो एक समझे एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, आज की क्लास से कोई रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? कल फिर हम सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है और उसकी पोस्ट कंप्लाइंसेस क्या है। और आज कर देंगे या कल ही कर देंगे एक साथ ही सारी चीजें? चले, मैं इसको ओके करवा देता हूँ। नो इशू सर, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। नहीं सर, ये सेशन एंड होने वाला है सर, ये तो सेकंड लास्ट क्लास है।